15वीं सदी ईस्वी में यूरोप की बल्कानी रियासतों में इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हुआ। नए मुसलमान होने वाले यूरोपी बाशिंदे कुस्तुनतुनिया शहर और उसके इर्द गिर्द उन इलाकों में रहते थे जो कि सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। कुस्तुनतुनिया उस वक्त तक ईसाई बाजंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। कुस्तुनतुनिया के इर्द गिर्द मुसलमान अक्सरियत वाले ये तकरीबन 45 शहर बाजंतीनी सल्तनत के लिए बड़ा खतरा थे, क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सलीबी जंगें जारी थीं और बाजंतीनी सल्तनत में सलीबी फौजों की नक्ल हरकत इन मुसलमानों से छुपी नहीं रह सकती थी। उस वक्त कुस्तुनतुनिया में 11वें बाजंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन की हुकूमत थी। कॉन्स्टेंटीन ने अपने इलाके में हर किस्म का जुल्म और जबर जारी रखा हुआ था। सन 1422 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद सानी ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया ताकि वो शहर को फतह करके वहां के मुसलमानों और दूसरी कौमों को कॉन्स्टेंटीन के जुल्म से आजाद कराए, मगर वो इस मकसद में कामयाब ना हो सका। अलबत्ता सिर्फ 30 साल बाद सुल्तान मुराद का बेटा सुल्तान मोहम्मद इस मकसद में कामयाब हो गया और यूं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई को सच साबित कर दिखाया कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे। उस शहर का अमीर भी खूब होगा और ये फातेह फौज भी खूब होगी। अरे ये रास्ता कहाँ जा रहा है और मेरा घर कहाँ है? हाँ? क्या मैं सही जा रहा हूँ? हाँ? समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाड़ में जाए सब कुछ। अरे वो कौन है? कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? पकड़ लो उसको। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब तुम्हारी बारी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। तुम कहाँ रह गए थे यार? मुझे तो अकेले टहलते टहलते नींद आने लगी है। तो सो जाओ, यहां किसे परवाह है? देखते नहीं हो ये अजीम दीवारें 45 साल से खुद ही शहर की हिफाजत कर रही हैं। बहुत खूब, लगता है तुम अपने मिशन में कामयाब होकर आए हो। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया
کہ سلطان اس کا کیا کرے گا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ہم کو تو صرف اپنا کام کرنا چاہیے۔ اب چلو چلو۔ قسطنطنیہ کے حالات اگلے 20 سالوں میں مزید خرابی کی طرف بڑھتے گئے۔ عوام کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی، مگر شہنشاہ کانسٹنٹین کو اپنے عوام کی بدحالی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ دن رات صرف یہی منصوبے بناتا رہتا کہ وہ کس طرح عوام سے زیادہ ٹیکس نکلوائے۔ اس کے کارندے عوام سے زبردستی اور بے رحمی کے ساتھ ان ٹیکسوں کو وصول کرتے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ کی گلیاں غریبوں، ضرورت مندوں اور گداگروں سے بھر گئیں۔ مجھے پہچانا میرے دوست؟ نہیں، معاف کرنا، میں تمہیں نہیں پہچان سکا۔ دکان کی ساری الماریاں خالی پڑی ہیں، کیا کاروبار بند کر دیا ہے؟ ہاں بھائی، ان حالات میں کاروبار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی تمام جمع پونجی کانسٹنٹین کے کارندوں کو ٹیکس کی مد میں دے چکے ہیں۔ بہت صحیح جا رہے ہو الیکسی، تم نے میرے لیے خاصا ٹیکس جمع کر لیا ہے، لیکن اس میں اور اضافہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ لیکن سرکار، ہم تو لوگوں سے پہلے ہی تمام دولت لے چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس رقم سے ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہم کل ہی اس محل کی بنیادیں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے سرکار، ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اتنے مزدور ہی نہیں۔ تم سے بڑا بے وقوف میں نے نہیں دیکھا الیکسی۔ کیا تم قسطنطنیہ کی گلیوں میں بے شمار پھرتے ہوئے بیکار لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ یہ سب ہمارے لیے مزدوری تو ہے۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو میں تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر سکتا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں حضور، میں غلطی پر تھا۔ اب آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کہ کھڑے ہو جاؤ الیکسی اور کام شروع کر دو، تاکہ اس عظیم الشان محل کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے۔ دروازہ کھولو۔ غور سے سنو، اگر تم اس شہر میں رہنا چاہتے ہو تو تم کو لازمی ٹیکس دینا ہوگا۔ یاد رکھو کہ بادشاہ اور اس کے سپاہی تم کو دشمنوں سے بچاتے ہیں، لہذا فوراً جاؤ اور ٹیکس لاؤ، ورنہ ہم اور طریقے بھی جانتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں تو یہ صورتحال تھی، جبکہ بحیرہ مرمر کے اس پار عوام سلطان مراد دوم کی حکمرانی میں امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ ایک انصاف پسند مسلمان حکمران ہے۔ سلطان مراد قسطنطنیہ کے عوام کی حالت زار کے بارے میں سن کر کڑتا رہتا ہے اور اکثر اللہ سے دعا کرتا ہے
कि वो उसे ताकत अता फरमाए ताकि वो उस शहर के लोगों को जुल्म और जबर से निजात दिलाकर वहां इस्लामी निजाम इंसाफ कायम कर सके। कई सालों तक हुक्मरानी करने के बाद और कई दफा सलीबी जंगों में दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अब सुल्तान मुराद तख्त किसी और मुनासिब शख्सियत के सुपर्द करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद। मैंने तीसरी जिल्द का मुताला भी मुकम्मल कर लिया है उस्ताद मोहतरम। तो आराम कर लो बेटा। जनाब मैं सो गया था लेकिन सुबह ही मेरी आंख खुल गई। क्या आप मुझे चौथी और पांचवी जिल्द के मुताले की भी इजाजत है? क्यों नहीं, तुम उनका मुताला शौक से कर सकते हो। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। लगता है मोहम्मद दिन रात पढ़ाई में लगकर फनी सिपाहगरी भूलता जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं मेरे दोस्त, वक्त आने पर वो अपनी तलवार के जौहर भी दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, मेरे बेटे मोहम्मद के बारे में कुछ बताइए। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ सुल्तान मुराद, वो बहुत ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म है। इसका मतलब है कि अब मैं अपना अहम फैसला कर सकता हूं। यह मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है क्योंकि इस पर मेरी कौम के मुस्तकबिल का दारोमदार है। इस फैसले तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सोचा। मैं अपनी कौम के बेहतरीन मफाद में अपना तख्त व ताज आज ही अपने बेटे मोहम्मद के सुपुर्द करता हूं। परेशानी और मुश्किलात का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग हर किस्म के हालात में इसकी मदद और रहनुमाई करेंगे। सुल्तानी किस तरह मुमकिन है? मोहम्मद अभी बहुत छोटा है। बस पाशा, ये बात तय हो चुकी है। अब इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं होगी। मेरे बेटे, आज मैं अपना ताज फख्र व एतमाद के साथ तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस एतमाद पर पूरे उतरो और पूरे मुल्क में अमन और सुकून कायम करो। कौन सोच सकता था कि सुल्तान मुराद इस किस्म का फैसला करेगा? हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सुल्तान ने मुल्क की बागडोर एक कम उम्र और नातजुर्बेकार लड़के के हाथों में दे दी है। दुश्मन इस फैसले का फायदा उठाकर हम पर हमला भी कर सकता है। मैं भी यही खतरा महसूस कर रहा हूं। न जाने क्यों मुल्क की हुक्मरानी एक नातजुर्बेकार बच्चे को सौंप दी गई है। वैसे तो सुल्तान मुराद का नाम ही दुश्मनों को खौफजदा करने के लिए काफी है। मेरा ख्याल है ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने सुन लिया कि सुल्तान मोहम्मद को उसके वालिद ने हुक्मरान बना दिया है। इस सिलसिले में कोई सवाल है आपके जहन में? क्या मोहम्मद मुसलमानों के सारे हुकूक का ख्याल रख सकेगा? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। मैं मोहम्मद को अच्छी तरह जानता हूं। तुम देखना कि वो बहुत जल्द अपने वालिद की दी गई जिम्मेदारियों को पूरी तरह संभाल लेगा। अच्छी बात है कि आप इस तरह समझ रहे हैं, लेकिन दुश्मन तो इस तरह नहीं सोचेंगे। वो हमें मगलूब करने के इस मौके को नहीं गंवाएंगे। अब हमें यह सोचना है कि हमला किस वक्त किया जाए। हमले तो हमने इससे पहले भी बहुत किए हैं और हमेशा नाकाम रहे हैं, लेकिन अब हमें इन बातों को भूल जाना चाहिए क्योंकि सुल्तान मुराद बूढ़ा हो चुका है। जल्द ही हम उसके मरने की खबर सुनेंगे। जनाब, कुस्तुनतुनिया से पैगाम आया है कि सुल्तान मुराद तख्त से उतर चुका है। इसका मतलब हुआ कि सुल्तान मर गया है। देखा मेरा तज्जिया कितना दुरुस्त साबित हुआ। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी फौज को मुनज़्ज़म करके सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दें। सुल्तान मोहम्मद, हम सब तो आपके साथी हैं, मगर क्या ही अच्छा होता जो आप अपने वालिद सुल्तान मुराद को
दोबारा फौज में ले आए, क्योंकि हमारी कौम को दुश्मनों से बेशुमार खतरात लाहक है। मैं आप लोगों की तजवीज से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं, क्योंकि हमें दुश्मनों की तरफ से बेहद खतरा है। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मेरे वालिद ने ऐसे मौके पर हुकूमत क्यों छोड़ दी। उन्हें हमें और हमारी फौज को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं खुद उनसे गुजारिश करूंगा कि इन खतरनाक हालात पर गौर करें। वैसे भी असल सुल्तान तो आप ही हैं। आगे बढ़ें और अपनी फौज की क़यादत करें। और अगर आपने मुझे सुल्तान बनाया है तो यह मेरा फैसला है कि आप फौज की क़यादत संभालें। मेरे बेटे ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन मैं उसके हुक्म की तामील के अलावा और कर भी क्या सकता हूं। बिलाखिर सलीबी हमलावरों ने सल्तनत उस्मानिया के शहर वरना का मुहासरा कर लिया। मुसलमान फौज ने दुश्मनों से मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी ताकि इस मुहासरे को खत्म किया जा सके और इस्लाम के परचम को बुलंद किया जा सके। मुसलमानों की फौज एक तवील सफर तय करने के बाद वरना पहुंची और ईसाई फौज के आमने सामने आ गई और फिर जंग शुरू हो गई। बड़े घमसान की जंग हुई जिसमें बिलाखिर सलीबियों को शिकस्त और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इस जंग के बाद भी सुल्तान मुराद की सलीबी फौजों के खिलाफ फतूहात का सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि 1451 में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त तक सुल्तान मोहम्मद एक मुतहर्रिक, होशियार, मजबूत और ज़हीन जवान बन चुका था। अब उसे एक तरह से दूसरी मर्तबा मुल्क की बागडोर संभालनी पड़ी थी। आइए हम तमाम शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। ऐ मेरी हुकूमत के कायदीन, आपका और मेरे वालिद का तवील अरसे का साथ रहा है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। आप लोग सल्तनत उस्मानिया के सच्चे वफादार हैं। मेरे दोस्तों, मुझे आपको एक दूसरे से मुतारिफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साल हर साल से मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं और इस मुल्क को कौम के निगरान हैं।
हमें हमेशा बैरूनी हमला आवरों से खतरा रहा। कई बार हमने जंगें भी लड़ी और अल्लाह की मदद से हमने दुश्मनों पर गलबा भी पाया। हमारे बुलंद हौसला बुजुर्गों ने इस कौम की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी है। हमें उनके एतमाद और यकीन पर पूरा उतरना होगा। हम कई सालों से सलीबी फौज के हमलों का दिफा कर रहे हैं, लेकिन हम ये दिफाई हिकमत अमली ज्यादा अरसे तक जारी नहीं रख सकते। इससे पहले कि हम उनका शिकार बन जाएं, हमें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा और दिफा के बजाय हमला करना होगा, ताकि पूरे खित्ते में अमन व अमान कायम किया जा सके। मैं इसके लिए अल्लाह ताला से मदद मांगता हूं कि वो मुझे इस काबिल बनाए कि मैं वालिद के मकासद को पूरा कर सकूं। इस मकसद के लिए हमें अल्लाह पर सच्चा यकीन और एतमाद रखने के अलावा सख्त मेहनत, बहादुरी, जहानत और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा। याद रखें कि फतह हमेशा अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। ये क्या कर दिया है मख? माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस बढ़े हुए नाखून को तराश रहा था। गधे, तुमने तो मेरी उंगली काट डाली। अरे जनाब, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए, मैं अपने मोहतरम बादशाह से मिलने जा रहा हूँ। एलेक्सी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हुजूर वाला, मैं आपके लिए एक खास खबर लाया हूँ। बोलो, क्या ये बुरी खबर है? जनाबे वाला, इसका अंदाजा आप मेरे तासुरात से लगा सकते हैं। ओह, तुम्हारी खुशी देखकर लगता है एलेक्सी कि अच्छी खबर है। बूढ़ा शेर मर गया जनाब। कौन सा बूढ़ा शेर? वही जनाब, सुल्तान मुराद। इसके अलावा और क्या हुआ है? क्या अब सुल्तान मोहम्मद हुक्मरान बन गया है? जी जनाब, ऐसा ही हुआ है। वो अब बच्चा तो नहीं रहा होगा। तुम मुझे उसके बारे में बताओ, उसका मिजाज कैसा है? अब तो वो पहले जैसा नहीं रहा होगा। जब 18 साल की उम्र में उसके बाप ने अपनी सल्तनत उसके हवाले की थी, तो मोहम्मद की फौज ने भी वरना में हमें शिकस्त देकर भगा दिया था। इन तमाम बातों के बावजूद सुल्तान मुराद मर चुका है और मोहम्मद अभी बच्चा है, और वो अभी बहुत नातजुर्बेकार है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। चंद मुसलमान जासूस जो कुस्तुनतुनिया में दाखिल होकर सुल्तान के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, एक घर में दाखिल होते हैं जहां और भी मुसलमान बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, आओ बैठो। मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूं। मुझे महल में माली की मुलाजमत मिल गई है। बादशाह के फरिश्तों को इल्म नहीं है कि उसने जिस शख्स को माली के तौर पर मुलाजिम रखा है वो दरअसल ओहदेदार है। कुस्तुनतुनिया रोम से अपने ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हम भी अभी इसी मौजू पर बात कर रहे थे। दोनों बंदरगाहों के दरमियान जहाजों की आमदोरफ्त में बेहद इजाफा हो गया है। और हाँ, हुकूमत के सफीर और वफ्द सर्बिया भी आ जा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वजह साफ जाहिर है कि वो हम पर हमला करने के लिए जमा हो रहे हैं। तुम्हें जुम्मे के रोज लाजमन सुल्तान के पास ये खबरें लेकर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मजीद मालूमात इकट्ठी कर लो तो बेहतर है। जाकिरोफ पाशा, एक तरफ तो मुझ तक ये इत्तला पहुंची है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन मेरी हुकूमत को कोई खास अहमियत नहीं दे रहा, जैसा कि गुज़श्ता तजुर्बा भी साबित करता है। लेकिन दूसरी तरफ सुलेमान की दी हुई इत्तलात से तो पता चलता है कि वो दिन रात अपना दिफा मजबूत करने में लगे हुए हैं।
ان اطلاعات سے میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، اور وہ یہ کہ صلیبی فوجیں دوبارہ ہم سے جنگ کے لیے متحد ہو رہی ہیں۔ ہاں سلطان معظم، قسطنطنیہ تو جو کرنا چاہ رہا ہے وہ ضرور کرے گا، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ قدیر پاشا، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیخ شمس الدین باہر کھڑے ہیں، جاؤ انہیں عزت سے لے کر آؤ۔ ابھی جاتا ہوں سلطان محترم۔ ہاں سلیمان، مزید اور کیا معلومات ہیں تمہارے پاس؟ ہاں، کانسٹنٹین سربیا کے شاہ کے ہاں شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ اس طرح سربوں کی مدد بھی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی اس کا ہم سے جنگ کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ آپ کی چائے جناب۔ شکریہ بیٹا۔ خوش آمدید شیخ شمس الدین، سلطان کے بہت ہی عزیز و محبوب استاد۔ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا حسن نظر ہے پاشا۔ یہ مت کہیں، سلطان ہمیشہ آپ پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ اسے کامیاب و کامران کرے۔ تشریف رکھیے۔ آج کل کے حالات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ آپ تو خاصے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بتائیں کہ لوگوں کے کیا خیالات ہیں؟ آپ سے کچھ نہیں چھپا ہوگا، کارمن قبائل کی فوجیں ہماری سرحد کے ساتھ ساتھ جمع ہو رہی ہیں۔ کارمن حکمران کی حرکت بڑی شرمناک ہے، ان کے تو ہمارے ساتھ معاہدے ہیں۔ صلیبی فوجیں بھی قسطنطنیہ میں جمع ہو رہی ہیں، ہمیں بھی تیاری کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ سلطان کے ذہن میں کیا ہے۔ وہ ان جمع ہونے والی فوج سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں یا حملہ آوروں کی جانب سے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔